अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 7 होमवर्क में दिया था। 5 ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा टेक्निकल सवाल है, इसको करेंगे। और 7 को डिस्कस किया है, बच्चों ने खुद भी कहा है कि ये तो अब हम खुद कर लेंगे, वो दोबारा होमवर्क में गया है। और असेसमेंट में भी मैंने इम्पेयरमेंट वाला एक सवाल जो है वो डिस्कस किया है, जो थोड़ा सा टेक्निकल था। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं जी आज का। क्वेश्चन 5 की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 9 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। मैंने आगे एडिशनल एक रिक्वायरमेंट डाल दी। बेटा चुप कर जाएंगे आप लोग प्लीज। एडिशनल रिक्वायरमेंट भी मैंने डाल दी। ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और पिछली क्लास में ये कैलकुलेट करना ही भूल गया। चलो, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये भी ऐड कर दिया मैंने, तो ये कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बच्चों ये वर्किंग वही है जो पहले दिन से हम कर रहे हैं, जिसमें लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, बीच में इन्वेस्टमेंट इनकम भी स्पेसिफिक लोन के अंदर से माइनस करते हैं। ठीक है ना, वही वर्किंग हमने करनी थी, वही रिक्वायरमेंट है 18 नंबर की। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। ऑन यकम सितंबर 2008 स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड started construction of its new office building and completed it on 31 मई 2009। अब हमारा साल यकम, ये लिख लेना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, यकम जुलाई 2008 से 30 जून 2009 वाला साल है। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट निकालनी है और मैंने एडिशनल डाल दिया था कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब यकम जुलाई 8 को हमारा साल शुरू हो रहा है और यकम सितंबर 8 यानी कि जुलाई अगस्त गुजरने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। 30 जून 9 पे हमारा साल खत्म हो रहा है और 31 मई 9 पे, साल खत्म होने से एक महीना पहले बिल्डिंग खत्म भी हो रही है, यानी हमारे साल के अंदर अंदर ही है ये बिल्डिंग का शुरू होना भी और खत्म होना। ठीक है। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। पेमेंट भी आ रही है, यकम सितंबर, यकम दिसंबर, यकम फरवरी, यकम जून। इन एडिशन टू अबव, SIL पेड 8 million ऑन यकम सितंबर 8 फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट फी। ये इसी को देखकर तो मैंने एडिशनल वो डाली थी रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर मैं एंड पे भूल गया कॉस्ट निकालना। ये परमिट फी कहाँ आती है? कॉस्ट ऑफ एसेट, बोरिंग कॉस्ट में नहीं आती। अच्छा, अब अगर आप इस सवाल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में आपने इसको इग्नोर करना था और रिसीट पेमेंट में आपने माइनस करना था एज अ पेमेंट। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, एसेट वाली भी रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, तो अब मुझे वो भी नजर आ जाएगा कि इसने कहां नजर आना था, कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर नजर आता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो इस चीज का इंतजार था हमें। कितने लेक्चर्स हुए हैं हमारे? टोटल 4 हुए हैं गालिबन। ये आज 5वां लेक्चर है बोरिंग कॉस्ट का। पहले दिन, दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट इनकम आया, तीसरे दिन जनरल लोन आया, आज चौथा दिन है, आज चौथा लेक्चर है गालिबन। अच्छा, वैसे ना एक कॉन्सेप्ट, ये सवाल जितना हमने पढ़ लिया ना कल तक, प्रोग्रेस बिलिंग के कॉन्सेप्ट के अलावा सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। ये आज का सवाल करने के बाद फिर 2 सवाल होमवर्क में है। हमारा एग्जाम लेवल का सवाल विदाउट प्रोग्रेस बिलिंग कंप्लीटली तैयार है। मैं प्रोग्रेस बिलिंग आज करवा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ रीइंफोर्समेंट ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के लिए आज का दिन खाली छोड़ दिया। और ये मुश्किल सवाल कर रहे हैं जिसके अंदर वही काम जो हम पिछले 3 दिन से सीख रहे थे, जो पावर वाले सवाल में जाते जाते तेजी में किया था, सुकून से दोबारा करेंगे यहाँ पे। तो आज का दिन इस पे लग जाएगा और कल का दिन भी हाफ शायद इसी पर लग के फिर मैं प्रोग्रेस बिलिंग एंड पे आपको समझा दूं और फिर परसों का दिन इसको कंक्लूड कर देंगे। वैसे ये खामखा लंबा गया मैंने कहा इस टॉपिक को जरा एक आध दिन, ताकि आप थोड़ा सा आप जो है वो रीइंफोर्स कर लें चीजों को, थोड़ा सा संभल जाएं जितना पढ़ा है उसके अंदर। ठीक है ना, वरना आज प्रोग्रेस बिलिंग हो जाती है और टॉपिक कल नया शुरू कर लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज का दिन भी रखते हैं, कल का दिन भी रखते हैं, परसों फिर देखेंगे नए टॉपिक को शुरू करना है, नहीं ताकि ये पक्का हो जाए। बोरिंग कॉस्ट पिछली से पिछली अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, ये वाला सवाल पेज नंबर 286 के ऊपर, ये क्वेश्चन 1 उन्होंने गलती से लिख दिया था, इसको क्वेश्चन 8 कर दें। ये आपका आज का होमवर्क भी है। ये इतना आसान सवाल है कि आप 10-12 मिनट में कर लें। मार्च 22 के अंदर ये 8 नंबर का सवाल आया था, मार्च 2022 में, पिछली से पिछली अटेम्प्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बुलान पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है जी, सही है। ये आपने आज के होमवर्क में करना है। बेटा बोल क्यों रहे हैं आप लोग? जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुने ना एक बार। आपस में फीमेल स्टूडेंट्स बोलना शुरू कर देती हैं, पता नहीं कभी खा के आती हैं। पेज 286 नई बुक में होगा, जाहिर सी बात है। मार्च 22 में ये क्वेश्चन जो आया है, बुलान पाकिस्तान लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पिछली अटेम्प्ट में ये नहीं आया है, इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको इस अटेम्प्ट के अंदर ये फिर देखने को मिल जाए। ठीक है, चले 7 भी आपका होमवर्क ही है, लेकिन डिस्कशन के बाद जाहिर सी बात है मैं आपको इसको भी दोबारा होमवर्क में दूंगा, लेकिन ये इंशाल्लाह आप लाजमी कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो, जब स्पिन इंडस्ट्रीज पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चले यहाँ पे वापस आए। तो कहाँ थे हम जी? हम थे परमिट फी पे। चलें वापस आ गए जी। परमिट फी एसेट कॉस्ट में ऐड होनी है। फिर कहता है द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। प्रोजेक्ट को जो हमने बनाया है उसके लिए पैसे अरेंज किए, वो कहाँ कहाँ से किए? नंबर 1,
ऑन यकम अगस्त a medium term loan of 25 was obtained specifically for construction of building. ठीक है, वो स्पेसिफिक लोन है. ठीक है, स्पेसिफिक लोन है, बोलो. द लोन कैरीड मार्कअप ऑफ 12% पेएबल सेमी एनुअली. एक तो इस पेएबल को जरा आज ना इस पेएबल का कांटा तो आज निकाले ना. ये पेएबल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेमी एनुअली 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पेएबल होगा, और फिर हर 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल होगा, और फिर सारी जिंदगी का इंटरेस्ट पेएबल होगा. ये मतलब होता है इसका. यानी हर 6 महीने बाद आप एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, फिर अगले 6 महीने पेबल क्रेडिट, फिर पेबल क्रेडिट, फिर पेबल क्रेडिट, फिर पेबल क्रेडिट, फिर पेबल. पे करना ही नहीं है, पे करना ही नहीं है ना, लिखा हुआ है पेबल होगा. ये मतलब होता है इसका. खुदा के लिए ये मतलब नहीं लेना, मैंने पहले दिन भी शायद आपको बताया था. ये मतलब होता है स्पिन इंडस्ट्रीज वाले बैंक के पास गए, उन्होंने कहा हमें एक लोन चाहिए है. बैंक ने कहा 25 मिलियन का लोन देंगे, 12% इंटरेस्ट रेट होगा जो कि पेएबल होगा हर 6 महीने बाद. ये एग्रीमेंट के वक्त उन्होंने कहा था. अगर सवाल और कोई अबनॉर्मैलिटी ना बताए तो इसका मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट में ये बात हुई थी और ये फिर इसी तरह से ड्यूली उन्होंने फॉलो भी की होती है. ठीक है, इस पेएबल से खुदारा कभी भी ये मतलब ना लेना कि इसका मतलब होता है ये पेएबल. मतलब होता है ये एग्रीमेंट में बैठकर उन्होंने लिखा था, जब डे 1 पे वो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये बैठकर डिसाइड किया था कि 25 मिलियन का लोन होगा, उसका इंटरेस्ट 12% के हिसाब से होगा जो हर 6 महीने बाद पेएबल होगा. ये स्टार्ट में बैठ के तो पेएबल ही कहते हैं ना. ठीक है, और फिर किस्तें भी पे होंगी, आगे लिखा हुआ है. तो वो एग्रीमेंट के वक्त जो लिखा जाता है वो फिर ड्यूली फॉलो किया जाता है उसी तरह से जैसे लिखा हुआ है. ठीक है, टाइम पे आया करो, बैठ जाओ आज. अच्छा, अब द लोन कैरीड मार्कअप ऑफ 12% पेएबल सेमी एनुअली. A commitment fee, सुभान अल्लाह, a commitment fee of 0.5 of the amount of loan was charged by the bank. ये क्या है? वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वाली लाइन जो है उसके अंदर कमिटमेंट फी आ जाए या कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को बैंक कमीशन, उसकी जगह हमने पहले ही बनाई हुई थी. इसका इंतजार था, ये भी आ गया. बड़ा जबरदस्त सवाल है, सिवाय सस्पेंशन के सब कुछ ही था इसमें. ठीक है, सस्पेंशन 7 में. अच्छा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है. ठीक है, इस सवाल, ये सवाल के अंदर जो चीजें हैं वो जाहिर है इस सवाल के करने के बाद ही आपको आनी है. ये किस्तों वाला लोन अभी तक नहीं देखा था, आज सवाल करवाऊंगा, ये भी आ जाएगा. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि पास पेपर के सवाल हम कर रहे हैं और वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं. तो बस खुद से फाइट करना. कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे ये सवाल? आज कुछ बेहतरी है माशाल्लाह, काफी बेहतरी है. आज बराबर है आप सुबह वालों के. हाइब्रिड वालों ने नहीं हाथ खड़े करके बताया. हाँ, हाइब्रिड जीत गया सुबह वालों से, हाइब्रिड आप लोगों का जीत गया जी. तो मार्क्स इंटू 1.8 करना सिर्फ आई कैप के पर्चे के लिए नहीं है. मार्क्स इंटू 1.8 करना हर क्लास टेस्ट असेसमेंट के लिए है. मार्क्स इंटू 1.8 करना हर होमवर्क के क्वेश्चन के लिए भी है. ये घड़ी आपके पास होनी चाहिए, वरना वॉल क्लॉक होनी चाहिए उस वॉल पे जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ते हैं. और आपने हर बेटा साथ साथ हो जाएंगे, इस रो वाले साथ साथ होकर बैठे, शब शब शब, जल्दी जल्दी जल्दी. हर सवाल आपने जो भी करना है, चाहे वो होमवर्क में करना है, चाहे टेस्ट में करना है, जब कभी कोई सवाल अकाउंटिंग का करना है, इंटू 1.8 करके आपने मार्क्स लिख लेने हैं और उस टाइम के अंदर करने की कोशिश करनी है. ये एकदम से कहीं आमद नहीं हो जाएगी आई कैप के पर्चे के अंदर के आप 1.8 करके सवाल उस टाइम में कर लिया करेंगे. ये आदत यहां से डालनी पड़ेगी आपको. ठीक है, तो 1.8 से मल्टीप्लाई करके अब घर पे जो आप होमवर्क करेंगे ना, आप स्पिन वाला तो अब मैंने करवा देना. अब दोबारा आप जो ग्रेनाइट वाला करेंगे या बुलान वाला करेंगे, तो मार्क्स इंटू 1.8 करके उस टाइम के अंदर खुद को आपने बाउंड करना है, कोशिश करनी है. ये हर रोज की प्रैक्टिस है, तब कहीं जाके आके अपने 90% पर्चा जो है वो अटेम्प्ट होता है जाके. वरना फिर वही रोना होते हैं आगे, सर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, 65% हुआ, 70% हुआ, सर रह गया पेपर. तो 90 के करीब अटेम्प्ट ले जाने के लिए हर रोज, हर वक्त, हर सवाल 1.8 से मल्टीप्लाई करके करना है मार्क्स के साथ, टाइम बाउंड. अच्छा, तो कहां थे हम? हाँ जी, कमिटमेंट फी भी पे होनी है. ये हमें पता है कहां आना है, पहले दिन ही हमने फॉर्मेट बना लिया था. फिर सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन. अच्छा, माजरत जरा मैं बहक गया था, थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया था. असल में मैं ये चाह रहा था कि आप जरा इन चीजों का ध्यान रखा करें क्लास वर्क होमवर्क करते हुए भी. ठीक है ना, तो इसलिए मैं दोबारा से पढ़ के आता हूँ जरा जी. एक कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आ रही हैं और एक 8 मिलियन की परमिट फी पे की. अब ये प्रोजेक्ट के लिए एक बैंक से 25 मिलियन का लोन लिया है, 12% रेट है, उस पर कमिटमेंट फी भी पे की है. ठीक है, सही है, साथ हो. आगे कहता है सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 8%. ठीक है जी, निकालना पड़ेगा इसका मतलब, ये भी कॉन्सेप्ट पड़ा ही हुआ है. ऑन यकम फरवरी 9 SIL पेड 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स प्रिंसिपल. ये क्या हो रहा है? आज किस्त भी आ गई है. आज इंटरेस्ट एक ही दफा में रिकॉर्ड कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स, जितने भी किस्तें पे होंगी उतनी दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है ना. अब यकम अगस्त को लोन लिया है, तो यकम अगस्त से शुरू होता है पीरियड इस लोन का. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 31 जनवरी. यकम अगस्त से 31 जनवरी तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 जनवरी की शाम को भी पे हो सकता है, यकम फरवरी की सुबह भी, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड स्पिन. तो उन्होंने क्या कहा, यकम फरवरी पे SIL ने पे किया, हो सकता था. ठीक है ना, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ही पे नहीं किया, 5 मिलियन प्रिंसिपल भी पे किया है, 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे किया है. ठीक है, आगे हो, आगे है लिखा हुआ एग्जिस्टिंग
रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। तो एग्जिस्टिंग से पता लगा कि ये जनरल ऑलरेडी लोन्स हैं, लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी मैंने आपको समझानी है इधर यहाँ पे कहीं जाके ना, ये थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना, ये एग्जांपल बनाएंगे वो समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको छोड़ दें। फिलहाल तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, जनरल लोन कहाँ गया? क्वेश्चन 17 ये रहा मेरे ख्याल से, ये तो टीपू है। ये जनरल लोन्स हमने देखे थे, पावर वाला सवाल कितने बच्चों ने घर जाके पहले किया था? ये जरूरी होता है, बहुत कम बच्चों ने किया। पहले क्लास वर्क वाला सवाल किया करें प्लीज, प्लीज इसको जेहन में रख लें। ये 3 जनरल लोन्स थे, जिस दिन आया लोन, जिस दिन गया लोन, जितना इंटरेस्ट रेट पे किया नहीं किया, कोई हमने ऐसी बात देखी थी इस जनरल लोन की? बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हमें तो इन जनरल लोन चाहे 3 हो चाहे 300 हो, हमें इनसे सिर्फ एक रेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एवरेज रेट निकाल ले, बाकी ये सब हमारे लिए छान बुरा होता है। फिर जनरल लोन की डिटेल, फिर तो हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट चाहिए जो जनरल लोन से निकलकर प्रोजेक्ट में लगी, और एवरेज रेट चाहिए और डेट ऑफ पेमेंट चाहिए, दैट्स इट। तो अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट पेमेंट शेड्यूल से मिल जाती है, और रेट अगर मल्टीपल लोन्स हो तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। बाकी हम इस पूरी डिटेल को, जनरल लोन 1 किस दिन आया, किस दिन गया, कितना इंटरेस्ट है, क्या हो रहा है, क्या, हमें किसी से कोई परवाह लेना देना नहीं है। बस इस पूरी इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालते होते हैं? अब कल वाला सवाल यानी हफ्ते में जो सवाल किया था उसमें मैंने यही तरतीब रखी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन भी निकाल लिया था, फिर मैंने रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी बना दिया था, इन्वेस्टमेंट इनकम भी निकाल ली थी, जनरल लोन में अमाउंट ऑफ पेमेंट मिल जाती है रिसीट पेमेंट से, वो भी लिख दिया था, पीरियड भी लिख दिया था, सिर्फ एंड पे छोड़ दिया था क्या? जनरल लोन का रेट एवरेज, तो हमने एंड पे निकाल दिया था। तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा ये बताने के लिए आपको कि जनरल लोन्स की जो डिटेल है, ये जो पूरी डिटेल है, ये सारी डिटेल मुझे चाहिए सिर्फ जनरल लोन का एवरेज रेट निकालने के लिए, तो वो बस एंड पे निकाल लेंगे भाई। फिलहाल तो इसको मैंने डिब्बे में बंद कर देना, चलो इसको डिब्बे में संदूक में बंद करके रख दो, पूरा सवाल कल की तरह कैलकुलेट कर लेंगे, और एंड पे जाके रेट निकालने के लिए ये वाली वर्किंग जो करते हैं, ये वर्किंग करके फिर इस डिब्बे को सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल अभी हमने इसको कुछ नहीं करना, पूरा सवाल हमने इसके बगैर ही कर डालना। तैयार है? ठीक है, चले। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल फिलहाल इस डब्बे के अलावा है, समझो ये डब्बा ये पेटी में डाल दो, ठीक है ना। अब ओके, ये वर्किंग तो यहीं करते हैं, ये कर लेते हैं जी। स्पेसिफिक लोन, फॉर स्पेसिफिक लोन होता है ना ये कमेंसमेंट। फॉर जनरल लोन क्या रूल था जरा याद कराना मुझे? फॉर जनरल लोन फर्स्ट पेमेंट नहीं भाई, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन्स, और सीजेशन होती है वर्क कंप्लीशन पर इसकी भी, ठीक है ना। तो फिर स्पेसिफिक लोन के लिए सिर्फ ये रूल ये बताया हुआ आपको, ठीक है ना, कि कमेंसमेंट करते हैं लेटर से और सीजेशन वर्क कंप्लीशन पे। जनरल लोन के लिए कोई लेटर शेटर नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक, ठीक है, वर्क कंप्लीशन तक। ओके, अच्छा, अब स्पेसिफिक लोन की बात करते हैं, 25 मिलियन वाला लोन, ठीक है। इसके लिए हम ये बातें भी साथ साथ लिखते जाते हैं और सवाल भी साथ साथ सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। ऑन यकम सितंबर 2008 स्पिन इंडस्ट्री स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, वर्क स्टार्टेड किस दिन? 1 सितंबर 2008। आगे, एंड कंप्लीटेड इट ऑन 31 मई, चलो ये भी लिख लें, जो तरतीब में आती जा रही है, डेट पहले से जो लिखा हुआ है वो लिखते जा रहे हैं। 31 मई 2000 सॉरी 9 31 मई 2009 पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सब जाग रहे हैं? पक्की बात है? अच्छा, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, उसके बाद द पेमेंट्स मेड टू ठेकेदार वर एज फॉलोज, यकम सितंबर 2008 फर्स्ट पेमेंट 2008 और फिर पेमेंट्स आ गई 10, 15, 12, 9। इन एडिशन टू अबव पेमेंट्स एसआईएल पेड अ फी ऑफ 8 मिलियन फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट, वो भी यकम सितंबर को ही पे की हमने, एलडीए को पेमेंट की थी, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सितंबर से पहले होती तो शायद फर्स्ट पेमेंट में ये ना आ रहा होता, क्योंकि ये फर्स्ट पेमेंट भी तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट की थी ना हमने, इसी प्रोजेक्ट की पैसा इस्तेमाल हुआ, लेकिन शुक्र है एक ही दिन है, शुक्र है एक ही दिन है, ठीक है। आगे, ऑन यकम अगस्त 2008 अ मीडियम टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड, लोन रिसीव्ड यकम अगस्त। चलो जी, तो कमेंसमेंट फिर किस दिन बनेगी? अगस्त को फिर मारें गोली, बल्कि गोला, और यकम सितंबर से कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन करें और 31 मई पर सीजेशन कर दें। यकम सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बस 9 मंथ्स, ठीक है। तो कितने महीने? 9 मंथ्स कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट होगी स्पेसिफिक लोन की। जनरल लोन तो अभी सामने आया ही नहीं, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब पता तो चले क्या करना है हमने। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटल, अपनी वर्किंग करेंगे। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड
सबसे पहली चीज इसमें क्या है जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। जितने दिन से लिख रहे थे आज जाके काम आया। चलो खैर पहले फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, जिनको नजर नहीं आ रहा उनके लिए बोल भी रहा हूं। लोन प्रोसेसिंग, वैसे नजर आ रहे हैं एंड तक? एंड वाले भाई तुम जगह बदल लो अपनी जी। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। खैर जो अच्छा, अभी जितने सवाल अभी तक हमने किए पिछले 3-4 दिन में, उसमें हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते थे, पता नहीं 3 दिन ही हुए मेरे ख्याल से। तो पहले दिन हमने इन्वेस्टमेंट, खैर जो ना मुझे हिसाब लगाना, पहले दिन इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं थी, उसके बगैर बोरिंग कॉस्ट किया। दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। तीसरे दिन जनरल लोन आ गया। हाँ तो ठीक है ना, चौथा है। वैसे तो बोरिंग कॉस्ट मैंने कह दिया था एक्रूवल से शुरू हो गया जब टीपू वाले सवाल जैसे सवाल करने शुरू किए थे, लेकिन प्योर बोरिंग कॉस्ट को तो अभी आज चौथा दिन है। अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था जिस दिन से बोरिंग कॉस्ट का सवाल करने शुरू किए हैं, जिस दिन से भी किए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस में हम सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर लोन का इंटरेस्ट निकाल लेते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टीपू वाले सवाल जैसा मामला आ गया। इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं। अगर इंस्टॉलमेंट पे हो रही है तो प्रिंसिपल ने सेम नहीं रहना। सेम नहीं रहना तो फिर एक लाइन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ही निकलेगा। अगर एक किस्त हमारे साल में पे हुई है तो 2 लाइन लगेंगे, 2 किस्तें पे होगी तो 3 बन जाएंगी, ठीक है ना। ये देख लेंगे हम। तो इसलिए जो पहले यहाँ पे मैं 1 लाइन छोड़ता था, आज मैंने यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ दी, ठीक है। तो सही है, आप 3 छोड़ दिया करना, ऐसे कभी किस्त आ जाए तो 3 छोड़ देना। उसके बाद लेस करते होते हैं हम इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इनको में, ठीक है जी। इसके लिए भी 2-3 लाइनें हम छोड़ दिया करते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मैं वैसे ही गुलदार लगाता हूँ, मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेंस है, ये लेस इनकम, फिर ये एक्सपेंस आ गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ठीक है। वो एंड वाले कोने वाले भाई आपको नजर नहीं आ रहा, सीट बदल लो अगर नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। इससे ज्यादा बड़ा फिर मैं क्या लिखूं, फिर वो बोर्ड भी नहीं ना मैनेज होता बेटा, ठीक है। तो यहां पे करके कहीं पे आपके जो असल रिक्वायरमेंट थी परिचय में आई कैप ने जो दी थी वो पूरी हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकल आएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो एडिशनल रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से थी वो क्या थी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बना रहे हैं ना, लिखा हुआ सवाल में। हाँ बस ऑफिस तुम लिख लेना आप, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया करती हैं, ये एडिशनल है, नॉट रिक्वायर्ड इन पेपर बाय आई कैप। तो परिचय में ना लिखते रहना, ये तो मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एडिशनल परमिट फी या मैप फी आती है तो आज आ गई है, ठीक है, ये भी ऐड होती है। कोई कंसल्टेंट फी हो टेस्ट में वो भी आ सकती है, आ जाए हो सकता है, लेकिन अब हम तैयार हैं। और बोरिंग कॉस्ट, टेस्ट वाले सवाल बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी थी प्लांट में, है ना। पकड़ा गया अब तू लेट आते हुए, अब कैमरे के आगे से गुजरेगा तो इतना लंबा बेशरम आदमी। अच्छा अच्छा, बिठाओ यार इसको, 2-3 सीटें खाली करो। टाइम पे आ जाया करना भाई प्लीज यार, बारिश हो रही है यार, तुम नमक के बने हुए खुल जाते हो, टाइम पे आया करो। अच्छा, ये बाकी बच्चे भी तो बारिश नहीं आए, ये किसी के बच्चे नहीं है क्या, टाइम पे नहीं आते, ऊपर से लॉजिक चेक करो। अच्छा जी, थोड़े से ऐसे ना 5% अटेंडेंस भी कम लग रही है मुझे बारिश की वजह से, है ना। अच्छा जी, ये जो बच्चे सुने, जो बच्चे परिचय में रिक्वायरमेंट को इस तरह से एड्रेस कर लेते हैं ना, पासिंग मार्क्स तकरीबन उनके लाजमी आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके सामने आ जाता है ये सब कुछ करना है। अभी मैं आपको असेसमेंट का वो इंपेयरमेंट वाला सवाल जब डिस्कस करूंगा उसमें भी ऐसे ही होगा। जो बच्चा रिक्वायरमेंट को समझ के उसे एड्रेस कर लेता है ना, वो अगर 10 चीजें निकालने उसमें 6-7 निकाल ही लेता है हाथ पांव मार के, बाकी 2-3 की समझ नहीं आती। और जो वैसे ही बस सवाल को देखता रहता है और पता नहीं खोया रहता है, अब परेशानी अगली प्लानिंग चल रही है, 6 महीने और लेट हो गया सब कुछ, है जी। हाल नाराज हो जाएंगे अब 6 महीने के लिए, और फिर गड़बड़। वो जो चीजें सोचे सोचता रहेगा ना बैठ के, वो फिर 6 महीने बाद दोबारा ही कोशिश कर रहा होगा। तो जो समझ में आए करते जाओ, फॉर्मेट पहले बना लिया करो, उससे जरा फायदा हो जाता है। कोई रट्टा नहीं लगाया हमने फॉर्मेट का, कॉन्सेप्टली चीजों को समझा और आहिस्ता आहिस्ता। अब पीपी का फॉर्मेट आपको कोई रट्टा लगाया हुआ, कोई रट्टा लगाया हमने नहीं, हम तो उनको एक चीज को समझते रहे और फिर हर दफा चूंकि सवाल हमने एक ही तरह से किया था तो हमारी आदत बन गई, ठीक है ना। तो चीजें निकल आती हैं इस तरह से। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे आसान नंबर मैंने आपको कहा था कौन से होते हैं, सबसे आसान नंबर होते हैं स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट के, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोन 25 मिलियन का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है।
पूरे सवाल में कहीं सस्पेंशन का जिक्र है नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर होती सस्पेंशन और नॉन रूटीन होती तो बटों में फासला और मंथ लिख लेने थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुकून है, ठीक है। तो 25 मिलियन इंटू 12% इंटू, लेकिन देखो 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 देखो, ये यकम फरवरी को लोन लिया था ना, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं यकम, सॉरी आगे चला गया मैं, यकम अगस्त को लिया था, तो यकम फरवरी को पहले पेमेंट होगी, यकम अगस्त को लिया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 6 महीने तक 25 में आउटस्टैंडिंग रहना था, ठीक है ना। तो इंटू 6/12 कितने बच्चों ने कर दिया था घर पे पहली बार सोल्यूशन देखने से पहले? एक दो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, मान नहीं रहे। मामला ये है, सोल्यूशन देख के तो सवाल करने वाले अगली बार फिर इधर ही बैठे होंगे। मामला ये है, हमने लोन तो लिया था यकम अगस्त को, और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कुछ थोड़ी सी पे भी हुई है इधर कहीं पे, ये यकम फरवरी पे थोड़ी सी रीपे भी हुई है, लेकिन लोन यूं कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग ही रहा। यानी बैंक ने लोन की मद में इंटरेस्ट जो लेना होगा वो 6 महीने और फिर 5 महीने, टोटल 11 महीने का इंटरेस्ट लेगा बैंक, अगर आज जाके लोन कैंसिल करा दो तो 11 महीने का लेगा ना। लेकिन हमारा मसला ये था कि हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी यकम सितंबर को, तो इसलिए पहला महीना भी, अच्छा उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई थी 31 मई पर, ऐसे ही है। तो इसका मतलब पहले महीने को भी नहीं लेना था। हालांकि बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़े तो पूरे 11 महीने का देना पड़ेगा, नहीं 6 महीने का दे दिया, 5 महीनों का भी 6 महीने, अगले साल के 6 महीने का आखिरी दिन या 7वें के पहले दिन दे देंगे, तो सही है ना। लेकिन कैपिटलाइज हमने, इधर देखो, ये अगस्त को कैपिटलाइज नहीं करना और ये जून को भी कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यकम सितंबर से, यहां ले दो, यकम सितंबर से 31 मई तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना था, ठीक है। तो ये जो 6 महीने थे यकम अगस्त से 31 जनवरी तक, ये इंटरेस्ट बैंक को तो 6 महीने का ही पे करना है, लेकिन हमने एसिडी कॉस्ट में कितना डालना है? 5 महीने का। पहले 1 महीने का हमने जमाई लेकर एक्सपेंस में डाल देना, ठीक है, सही है जी, ओके। तो ये 5/12, ये 5/12 कौन कौन से मंथ्स हैं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, सस्पेंशन है, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अगस्त का नहीं लेना इंटरेस्ट यहां पे, क्योंकि अगस्त में तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब ये यकम फरवरी को 5 मिलियन रीपे हो गया। अब बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना बन गया जी? 20 हो गया। अब ये चेंज होकर 20 मिलियन हो गया, और ये 5/12, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बनता तो 5 का था जो एक्सपेंस में जाना है टोटल, लेकिन 4 का एसेट में डाल दो और 1 का एक्सपेंस में फेंक दो, ठीक है, ओके। 4/12 ये कौन कौन से मंथ्स हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, टोटल आ गया जी 2 पॉइंट। ये ना 3 डेसिमल तक चलेंगे हम, उसकी वजह सिर्फ ये है कि कुछ बच्चों ने ना 1000 में, ऐसे तो ना मुझे समझ आनी है ना एग्जामिनर को समझ आनी है बेटा। अच्छा, वही नए वाला नोट करना। 2 बातें बता दूं, एक तो ये सॉल्यूशन पुरानी किताबों में सही नहीं होगा, चेंज है, ठीक है। लास्ट टाइम जो बच्चों का पिछला सेशन गुजरा है उनको मैंने तब्दील करके करवा दिया था, लेकिन किताब के अंदर ओल्ड सॉल्यूशन है, तो इसलिए जिन बच्चों के पास खुदा ना खास्ता पुरानी किताब है, वो क्लास के एंड पर जो ये सॉल्यूशन बने उसको नोट कर लीजिएगा, किताब वाले सॉल्यूशन को। हालांकि सिर्फ 2-3 जगहों पे थोड़ी सी चेंज है, लेकिन आपसे वो काबू नहीं होनी, इसलिए आप उसको पूरा काट दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर किताब में ही चिस्पा करना हो तो एक सफे पे अच्छा सा नोट करके उसको फिर चिपका दीजिएगा उस सॉल्यूशन पे, मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन सॉल्यूशन ये वाला फाइनल होगा, इसलिए पुरानी किताबों वाले वहां सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किताब में ना सॉल्यूशन थाउजेंड्स में गिवन है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने घर पे थाउजेंड्स में किया हो, इसलिए मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट यूज करूंगा, ताकि कोई बच्चा मैच करना चाहे तो कॉन्फिडेंस हो उसको कि हाँ जी राउंडिंग की वजह से फर्क नहीं है, मैच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए 3 डेसिमल तक बताइए। 2.0 इतनी तकरीर के बाद भी वही रहा, चले। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए बनाना पड़ता है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, और रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने के लिए हम करते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स की नंबरिंग डेट वाइज, और आज पता लगेगा कि नंबरिंग होती क्या है। इसमें तो डिब्बा लगा हुआ है ना, ये तो सुकून से साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर एंड में जाके डिब्बा खोल के भी क्या करना है, रेट निकालना है, और फिर इसको सीएम वाली स्क्रैप है फिर उठा के फेंक देंगे बस, ठीक है ना। फिलहाल तो इसको छोड़ो, उसके अलावा की रिसीट पेमेंट,
जनरल लोन की ना रिसीट देखते हैं, ना पेमेंट देखते हैं, ना इंटरेस्ट देखते हैं, बस वहां से हमें रेट चाहिए होता है, डेट ऑफ पेमेंट से अमाउंट ऑफ पेमेंट के ऊपर डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक हम कैपिटलाइज कर देते हैं, वो एवरेज रेट जो निकला था उसको। इसलिए जनरल लोन को साइड पे करो, बाकी सारे सवाल की रिसीट्स पेमेंट्स पर नंबरिंग करनी है। तो अब सवाल 2 दफा पढ़ के तीसरी बार करते हैं, मैं कई बार आपको कहा हुआ है, इसमें टाइम जाया नहीं होता, टाइम बचता है, सोल्यूशन प्लान हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 दफा सवाल आपने पढ़ा हुआ होगा, अब तीसरी बार पढ़ते हुए कर रहे होंगे। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यकम अगस्त को लोन आ रहा है, ऐसा ही है, बोलो। लेकिन साथ ही एक कमिटमेंट फी भी इसी दिन पे होनी है भाई, बात समझ आई। अब दोनों 1 है तो एक को ए कर लें, एक को बी। अब ऐसे करना होता है आपने, यकम जुलाई से साल शुरू है ना, यकम जुलाई अगस्त में ये हो गया, फिर पूरा अगस्त सुकून गुजर गया, फिर यकम सितंबर पे ये देखो 8 मिलियन पे हो रहा है, हो रहा है, सही है। और साथ ही यकम सितंबर पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो रही है, ये परमिट फी पे हुई और ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये इसको भी ये कर सकते। मैंने इसको पता है क्यों उसको भी किया है, क्योंकि उसके बाद 2 कंस्ट्रक्शन पेमेंट में डैशें लगानी है ना रिसीट पेमेंट में, तो जरा बचत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये 2A और 2B कोई भी डेट किसी के साथ भी ये रख सकते थे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, ओके। अच्छा, 2A 2B समझ आता है। सितंबर यकम पे और कोई नहीं समझ आया आपको? ये यकम सितंबर को हमने 8 मिलियन परमिट फी पे की और यकम सितंबर को ही कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, तो दोनों के साथ 2 लगना था, तो एक को ए कर दें और एक को बी। क्लियर है? आप बेटा पहली क्लास में तो नहीं बैठे हुए, आज दूसरी में समझ आ रही है आपको? आपको ठीक है। अच्छा, उसके बाद सितंबर पूरा गुजर गया सुकून से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, यकम दिसंबर को एक पेमेंट हो रही है, तो नवंबर 3, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी गुजर गया, फरवरी नहीं गुजरा, फरवरी में आ गई पेमेंट, बस जी। ओ हो, क्या है नीचे? ओ हो, ये देखो, सुभान अल्लाह, ये ए है और फिर यहां पर 4B भी है, लेकिन ये नहीं सिर्फ 4B है, 4C भी है, 4B एंड 4C। क्या मतलब? ये लोन के प्रिंसिपल अमाउंट भी इस दिन पे होनी है और लोन का इंटरेस्ट भी पे होना है। तो यकम फरवरी को, बेटा बातें क्यों कर रहे हैं, प्लीज चुप करें। यकम फरवरी को मुझसे पूछ लिया करें सवाल, आपस में ना बोला करें। यकम फरवरी को हमारी 3 पेमेंट्स आ गई हैं। एक ठेकेदार को पेमेंट की 12 मिलियन की, दूसरा 5 मिलियन लोन किस्त पे की और तीसरा 6 महीने का इंटरेस्ट पे की, ठीक है। उसके बाद जी फरवरी पूरा गुजर गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून। वैसे तो जो सीजेशन के बाद डेट हो ना, उस पर रिसीट या पेमेंट कोई आ रही हो तो उसको जरूरत नहीं होती लिखने की, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए आज लिख के बता देता हूं ना कि देखो कोई फायदा नहीं, और फिर हम रूल बना लेंगे, ठीक है ना जी। नंबरिंग हो गई है कोई मसला है तो पूछें। अब चले, कोई मसला किसी को? हाइब्रिड में भी कोई नहीं, ठीक है। आ जाए जी, फिर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। डेट, खैर जो भाई, डेस्क्रिप्शन, यकम अगस्त वाले तुमने गलत बोला है, क्योंकि हम तो लेटर से इसको बनाते हैं, सिर्फ टेस्ट में गड़बड़ होगी, और उसके लिए भी बता दिया है कि वो तब होगी जब आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाए, स्पेसिफिक लोन अभी आया ही ना हो, और जनरल लोन पहले से पड़े हो तो पेमेंट हो जाए। बाकी तो सवाल बच्चे में अप्लाई करना ना, दिमाग को लगा के, फिर करवा दूंगा बाद में, वरना तो मैंने कहा था हर सवाल में लेटर से चलोगे तो बिल्कुल सही चलोगे। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक लोन्स का कॉलम आया, फिर जनरल लोन्स का कॉलम आएगा और बैलेंस का कॉलम आएगा जी। कहां से आवाज आई मुझे कहीं से जी? ले भाई शुरू करें। यकम अगस्त को 1 है लगा हुआ, ए और बी, लेकिन लेटर डेट कौन सी है? यकम सितंबर, तो इसलिए यकम सितंबर से ही इसको शुरू करते हैं। जाग रहे हो ना भाई? येलो जैकेट, जाग रहे हो ना? सोने की कोशिश कर रहे थे ना जी? यकम सितंबर 2008, 14 पे पहुंचे हैं भाई, माशाल्लाह यार, एरोप्लेन्स हैं मतलब इस क्लास में यार, रनवे लग रहा है मुझे ये, ओ खुदा के बंदो, उड़ ही ना जाना जी। लोन रिसीव्ड भी लिख सकते हो, हाँ, लेकिन मैं इसलिए ऑलरेडी रिसीव्ड लिखता हूं कि आपको ही तकलीफ होनी है, सर लोन रिसीव्ड आप कह रहे हैं यकम सितंबर को, ये तो वो यकम अगस्त को, इसलिए मैंने ऑलरेडी की लाइन ली, वरना पर्चे में सिर्फ लोन रिसीव्ड लिख दो, कोई मसला नहीं, वर्किंग है, ओके, अगर दिल को कबूल हो तो जी। लोन रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड कितने हैं? 25। फिर इसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, क्या नाम है उसका,
कमिटमेंट फी है, चलो वही लिख देते हैं, फिर आप ये ना कहो। कमिटमेंट फी ये है जी 25 मिलियन का 0.5 ना ले लेना, वो 50 होता है, 0.5% लो, 0.125, ये जी इसी दिन पे हो गया। इसको यहां भी लिख लेते हैं ऐसे नंबर ना मिस हो जाए, ये भी पहले लिख लेते हैं 0.125, ठीक है, रुपीज इन मिलियंस सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सही है, कोई मसला साथियों? ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये बोरिंग कॉस्ट है, और वहां पे हम स्पेसिफिक लोन का आना जाना उसकी कॉस्ट सारा कुछ ही ले रहे होते हैं, तो ये भी हमने वहां पे माइनस कर दिया। आगे चल 1A 1B हो गया। अब 2A इसको मैंने पहले ए लिख दिया था क्योंकि बाद में ना वो मैंने बताया मैंने डैश लगानी है ना कंस्ट्रक्शन पेमेंट के नीचे, इसलिए जरा बचत हो जाएगी। तो यकम सितंबर को 8 मिलियन की परमिट फी, यकम सितंबर को ही परमिट फी, परमिट फी कितनी जी? 8 मिलियन। अब इधर देखो साथ साथ कर लिया करो ये काम भी मैं करता हूँ। परमिट फी यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से आना है ना, वो देख लेंगे। परमिट फी 8 यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है ना। ये देखो बोरिंग कॉस्ट और उधर से वो पेमेंट भी नजर आ गई। और ये क्योंकि आपने छुट्टी की है मुझे लगता है, इसलिए आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं, ठीक है ना। पूरा दिन हमने लगा दिया था, मैंने पूरा सवाल कराया था, अगले दिन आके ऐसे कैसे पढ़े गए ना। अच्छा जी 8 की परमिट फी एंड में शायद नजर ना आ रहा हो जी। भाई क्लास के बाद मिले ना, मैं समझा दूंगा आपको। हमने ना ये बात क्लास में आधा पौना घंटा लगा के पूरा एक सवाल डिस्कस करके होमवर्क वाला फिर डिसाइड किया था। ऐसे कैसे आपको बता दूं जी। अच्छा जी, उसके बाद यकम सितंबर पे ही क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट 10 मिलियन की है। तो यकम कोई और भी है जिसको ये समझ नहीं आ रही यकम अगस्त से क्यों शुरू किया है? कोई और भी है क्लास के बाद? अगर को हो तो वो फैकल्टी रूम में आ जाए, क्योंकि बाकी सबको पता है ना जी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 10 मिलियन। अब जी इधर देखें, ये तो एक ही दिन की पेमेंट्स हैं, तो डिब्बे में बंद करें इनको और 6.875 ये है जी 6.875 जो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस वाले कॉलम में इसको लिख दो। एंड वाले भाई नजर आ रहा है ये अभी जो मैंने लिखा है? मुझे लगा थोड़ा छोटा लिखा था, सही है। इधर तो ओके चल रहा है ना काम? अच्छा जी नेक्स्ट अब 2A 2B भी हो गया। 1A 1B 2A 2B हम सारे घसीट कर ले गए थे यकम सितंबर पे लेटर से, ताकि वो मसला ना हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद यकम दिसंबर पे 15 मिलियन रीपे हुआ। तो यकम दिसंबर 2008 पे, ये मैंने सिर्फ इसलिए परमिट ही पहले लिखी थी ये काम करने के लिए बस। अच्छा हाँ भाई कितनी पेमेंट है? 15 मिलियन की पेमेंट है, लेकिन हमारे स्पेसिफिक लोन की जान निकल चुकी हुई है। तो मैंने कहा था कि ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि बांटना आसान रहे। 15 मिलियन की टोटल पेमेंट है, जिसमें से भाई नोट करने वाले भाई इधर देखो, नहीं मिटाऊंगा फिर पिक्चर भी ले सकते हैं जी। 15 मिलियन की टोटल पेमेंट है। स्पेसिफिक लोन का बैलेंस सिर्फ पॉइंट ठहर दो, इधर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ठेकेदार अभी भी खड़ा है। तो बकाया 15 माइनस दिस, ये हमारा जनरल लोन। अब देखो जनरल लोन से पे होने वाली अमाउंट भी सामने आ गई, डेट भी आ गई। तो रिसीट पेमेंट में जनरल लोन के रखने का ये फायदा। पावर वाला सवाल जल्दी में हुआ था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वही बातें दोबारा कर रहे हैं, ठीक है ना। बताइए आपको जो पहले दिन पढ़ा है वो आज तक वो भी चल रहा है, तो ऐसे ही चलता है ना, ठीक है। तो कभी भी किसी थोड़ी सी भी अपने ऊपर बोझ महसूस करते हुए उसको बोझ ना लिया करें, बल्कि उसको एंजॉयमेंट के तौर पे लिया करें। हाँ बस इसको हमने चैलेंज लिया करें और इसको जाके ट्राई किया करें। जो कहता हूँ अगले दिन तो कर ही लेना होता है हमने सारा कुछ जी। उसके बाद कुछ है सवाल में? बहुत कुछ है। 4A यकम फरवरी पे, पहले इसको कर लो ताकि ये डैश फिर यूज हो जाए। यकम फरवरी 2008 थर्ड थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी? 12 मिलियन। ये 12 को मैंने ब्रैकेट लगाई एंड वालों 12 को। अच्छा नेक्स्ट, अब तुम्हें पहले नजर नहीं आता तुम कहां जा रहे हो? पहले नजर नहीं आता तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम निकल के जा रहे हो ना कहीं। अच्छा जी 4A हो गया। 4B भी कुछ था और C भी कुछ था। चलो तो यकम फरवरी को ही ये बिल्कुल मेन तरीन बात जब होने का टाइम आया ना, भाई निकल के चला गया जी। लोन
फिर कल उसने ये पूछना है भाई की तरह से, लोन प्रिंसिपल रीपेड कितना 5 मिलियन, और यकम फरवरी 9 पर इंटरेस्ट पेड। अब पे तो 6 महीने का किया है नो डाउट, लेकिन एक बात समझें और मुझे भी समझाएं, हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे किया है यकम फरवरी को, एम आई राइट? लेकिन हमने क्या 6 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज भी किया हुआ? हमने यहां पर 5 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर कैपिटलाइजेशन निकालते हुए 5 महीने इस्तेमाल किए हैं, तो यहां पर भी फिर पेमेंट 5 महीनों की ही लेनी है। बैंक को तो 6 महीने की पेमेंट करनी है, बैंक को तो यहां पे भी तो बैंक को 6 महीने की पेमेंट करनी थी। बात समझिएगा, यही चेंज है जो आप पुराने बच्चों को शायद नजर आए, लेकिन पुराने बच्चों को लास्ट टाइम सोल्यूशन ऐसे ही करवाया हुआ है, वो अलग बात है, किताब में जरा पुराना था। मेरी बात समझिए, सादा सी बात है, आपने बैंक को कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना था? 6 का। यहाँ पे कितने महीने का अप्लाई किया? 5। तो फिर यहाँ पे पेमेंट रिसीट पेमेंट भी आप इसी के लिए बना रहे हैं ना, तो उसमें भी फिर पेमेंट कितने अस्सी की ले? 5 की। बैंक को 6 महीने का ही पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी कैपिटलाइजेशन कितने महीनों की हुई? 5 की। तो फिर यहाँ पे भी कितने महीनों का लेना आपने? 5 महीनों का। अब अगर तो यहाँ पे फिगर नजर आ जाती तो उठा के लिख लेते, लेकिन वो क्योंकि इकट्ठा हुआ पड़ा है, सुन लो, तो फिर मैं यहाँ पर एक छोटी सी 25 मिलियन इंटू 12% इंटू वही सेम जो यहां लिखा हुआ है वही यहां पे लिखे, इंटू 5/12। जी फरमाएं। 1.25 मिलियन, ठीक है जी। इधर देखो ना, मैंने कहा सेम ये फ्रैक्शन उठा के वहां पे लिखो, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी है ना, तो ये भी वही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब फरवरी की, ये सबसे मेन बात हमने अभी अभी की है, साथ हो जाओ, और आप रह गए हो। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, अब क्या होगा जी? डिब्बे में डिब्बा और नहीं है केक, बोलो 18.25। इसको क्यों टोटल करते हैं जी? हाँ एक ही डेट है। अब फायदा देखो कितना होना है, सबको सब साथ वालों को जगा दें, इन तीन को अलग अलग रेट लगा के मंथ से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक ही दिन एक ही पेमेंट है, तो टोटल को ही उठा लेंगे, तो उससे फायदा हो जाएगा, पर माइनस का साइन लगा देंगे पेमेंट। नेक्स्ट, यकम जून वाला थोड़ी देर में बताऊंगा कि जरूरी नहीं होता इसको लेना, बहरहाल फिलहाल तो लिख लेते हैं 9 मिलियन यकम, क्योंकि ये सीजन के बाद है, सीजन के बाद की कोई भी रिसीट या पेमेंट हो उसे इग्नोर कर देना, बहरहाल फिलहाल तो लिख लें। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी? 9 मिलियन। रिसीट पेमेंट इज ओवर। एंजॉइंग स्पिन इंडस्ट्रीज और इट इज स्पिनिंग यू, स्पिन बॉलिंग ही ले गई हमें है बाबर। अच्छा जी, गुगली नहीं पिक हुई, हद हो गई यार। अच्छा भला सवाल समझ आ रहा था, कोई बात नहीं यार, एक ने तो हारना ही था, वो हम थे। अच्छा खेले हैं, नो अच्छा खेले यार, खैर है, बस छोड़ो, फाइट उन्होंने आखिरी बॉल तक किया है, तो अगर शाहीन अफरीदी अनफिट ना होता तो शायद हार फिर भी जाते, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक पिक्चर डिफरेंट होती और चांस 50-50 होता, बट कोई बात नहीं, किस्मत। चलिए छोड़े, वापस आए स्पिन इंडस्ट्रीज। ओ भाई इतनी ज्यादा वर्किंग्स करने के बाद इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए तो सिर्फ एक ही फिगर निकली है, 6.875 अवेलेबल है यकम सितंबर से, पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर, नहीं फिर है 6.875 मिलियन इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का रेट सवाल में दिया हुआ है 8%, और महीने यहां पर अब निकल आए पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर, दिसंबर नहीं लेना, तो ये 3/12। नहीं समझ आई इस बात की? अच्छा जी, 0.138, 3 डेसिमल तक चलना है, ये 0 है ना इसलिए था नहीं जी। अब इनको नेट फरमाएं, 1.912, ठीक है। अब क्या रह गया? जनरल लोन। अब जनरल लोन को ना ऐसे करके और ऐसे नहीं देखते होते, बल्कि जनरल लोन में हमें चाहिए होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट। अमाउंट को जनरल वो बोरिंग के एवरेज रेट लगाकर डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक ले आते हैं, वर्क कंप्लीशन तक, ठीक है। ऐसे ही इस 18.125 के लिए
ये है यकम फरवरी, और ठीक है, और इस 9 के लिए है यकम जून। अब मैं जो कह रहा था, चलो बाद में कहता हूं, पहले जरा ये कर लें जी। अब जनरल लोन पे आए तो 8.125 इंटू, वो अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, बाकी काम तो कर लें। यकम दिसंबर को पेमेंट हो रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने मंथ्स? 6 मंथ्स, 6/12, बटे छटे फासले से नहीं लगाने क्योंकि सस्पेंशन नहीं। नेक्स्ट 18.25 इंटू, रेट अभी नहीं है हमारे पास, निकल आएगा, इंटू यकम फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4/12। अब मैं जो कह रहा था जबानी कि सेजेशन के बाद अगर वर्क कंप्लीशन हो जाए उसके बाद कोई रिसीट या पेमेंट उसे इग्नोर कर देना, क्यों कह रहा था खुद देखो। 9 मिलियन की यकम जून से शुरू करनी कैपिटलाइजेशन और 31 मई पीछे गुजर गया जिस पे रोकनी थी, यानी कि कोई कैपिटलाइजेशन इसकी नहीं आनी। तो ये आखिरी रिसीट या पेमेंट, यानी कि सेजेशन हो जाने के बाद की रिसीट या पेमेंट अगर इग्नोर भी कर देंगे रिसीट पेमेंट बनाते हुए तो आपके सवाल में कोई मसला नहीं आएगा। बाकी लिख भी दोगे तो अल्टीमेटली एंड पे, ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए कहा, अगर लिख दोगे तो एंड पे कुछ नहीं होना। 9 मिलियन को क्या करोगे, 0/12, ठीक है ना। अच्छा अब रह क्या गया जी, सिर्फ सारा सवाल हो गया, सिर्फ ये रेट रह गया। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज टेक्निकल है जो हट के है, जो उससे पहले कभी नहीं आई ना उसके बाद कभी आई, ठीक है। तो ऐसी चीज अगर मिसाल के तौर पे बच्चों से कैलकुलेट नहीं होती तो 18 में से क्या 8 नंबर आएंगे? नहीं बेटा, इसके नंबर थे, इसके नंबर थे, इसके नंबर थे, इसके नंबर थे, फिर इसके नंबर थे, फिर ये लिखने के नंबर थे, फिगर निकाली, ये लिखने के नंबर थे, सिर्फ एक रेट नहीं है तो हो सकता है 1-1.5 नंबर कट जाए, वो सही है ना, अकाउंटिंग है, इसलिए ऐसी बात कभी भी ना सोचा करो, ठीक है। अच्छा अब देखें, आप पूरा सवाल हमने कर लिया, हमने कहीं पे जनरल लोन को यूज किया, कितना था, किस दिन आया, कितना रेट है, कहीं पे यूज किया? इसका मतलब जनरल लोन की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसके निकालने के लिए होती है, वरना अमाउंट ऑफ पेमेंट हमें यहां से मिल जाती है, ऑफ पेमेंट यहां से मिल जाती है, और हम सारा कुछ कर लेते हैं। जनरल लोन में तो सिर्फ रेट चाहिए होता है, ठीक है, और सही है। तो चलो अब रह क्या गया है ये डिब्बा। अब संदूक खोलें भाई, खोलें संदूक जो छुपा के रखा हुआ था, लेकिन उस संदूक खोलने से पहले जरा इधर आ जाए। ये भी दोबारा लिख लेंगे, पहले रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है ये एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास बैंक में 20 रुपए पड़े थे, हमें एक डेटर से पैसे रिसीव हुए 50 रुपए, और हमने एक क्रेडिटर को 120 रुपए का चेक लिख कर दे दिया। क्या ये मुमकिन है? जरा जाग जाएं, अहम बात है, प्लीज नींद सींद पूरी करके आया करें क्लास में। या ये 25 पे जो भी एसी है, मैंने अर्ज किया था 23 पे करने, सारे एसी 23 पे। अच्छा क्या ये अवेलेबल, क्या ये पॉसिबल है? भाईजान खुद ब खुद पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पड़े हैं 70 रुपए और हम चेक लिख कर दे रहे हैं 120 रुपए का, तो ये चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, ये चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, पर्चा भी है इसमें। अब ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हम बैंक से एक एग्रीमेंट करते हैं और उन्हें कहते हैं आप हमें एक फैसिलिटी दे दें, ठीक है। वो फैसिलिटी है अगर कोई हमारे बिहाफ पर पेमेंट आपको करनी पड़े, हम किसी को चेक लिख के दें और इतने पैसे हमारे पास ना पड़े हों, तो हमारे बिहाफ पे आप उसको हमारी तरफ से पेमेंट कर दें और फिर वो पैसे आप हमसे वापस ले लीजिएगा। जाहिर है आपने हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया तो वो हम पे लायबिलिटी है, ठीक है। और जब तक हम वो पैसे वापस नहीं करेंगे आप इंटरेस्ट लेते रहना, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटी बैंक से लेना पड़ती है और उस फैसिलिटी की कोई लिमिट भी रखी जाती है, ये एग्रीमेंट होता है। मिसाल के तौर पे बैंक वाले कहते हैं कि जी ठीक है, आप जो है ना 1000 रुपए की आपको फैसिलिटी हम दे देते हैं, 1000 तक आप जो है वो जब तक 1000 तक की पेमेंट्स आपकी तरफ से आती रहेंगी तो हम पे करते रहेंगे, और उसके अगेंस्ट जाहिर है बैंक एग्रीमेंट करता है, कुछ सिक्योरिटी रखता है और अपनी तसल्ली कर लेता है, सिक्योरिटी वगैरह रख के एक फैसिलिटी दे देता है। अब जब बैंक से ये फैसिलिटी मिल जाती है तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, तो सही है ना। अच्छा अब सिचुएशन ये बन गई कि 70 पड़ा था, 130 की पेमेंट कर दी, 50-50 ना हो जाए, 130 की पेमेंट कर दी, तो क्लोजिंग डेट पर उल्टा 60 रुपए क्या बन गए? लायबिलिटी। ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। ये नॉर्मल बैलेंस से अब नॉर्मल बैलेंस हो गया। ठीक है। अच्छा अब ये ना नॉर्मली एक रनिंग फाइनेंस है, यानी कि इसी में हम पैसे ले भी रहे होते हैं। तो जैसे अब अगले महीने मिसाल के तौर पे ये 60 था और डेटर से हमें आ गए इस महीने में 150 रुपए, और क्रेडिटर को मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ 50 रुपए का चेक लिख कर दिया, तो क्लोजिंग 40। ये नॉर्मल भी हो सकता है, और अब नॉर्मल भी रहे तब भी चल सकता है, 1000 तक तो वैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये भी ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, ये समझ आया।
नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाए, ये मुमकिन है, ठीक है, लेकिन मैं अब नॉर्मल को अब नॉर्मल ही रखता हूँ जरा, ठीक है। और 150 की आपने पेमेंट कर दी, तो अब फिर 60 आ गया है, 170 की, आप बताओ 80, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पे डेली डेली बैलेंस है, और सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत कुछ आ रहा होता है, जा रहा होता है इस अकाउंट में, तो ये डेली बैलेंस होता है। डेली बैलेंस पहले दिन के एंड पे 60 पड़ा था, फिर दूसरे दिन के एंड पे 80 है, फिर तीसरे दिन के एंड पे 70 हो गया, 50 हो गया, कभी पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया, चल रहा है ऐसे 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 बैलेंस हो रहा होता है। अब 365वें दिन का जो क्लोजिंग होगा, मिसाल के तौर पर 365वें दिन का क्लोजिंग है, ईयर एंड का क्लोजिंग है, तो ये बैलेंस शीट में तो जा सकता है, ये बैलेंस शीट में तो जा सकता है कि ये क्लोजिंग है, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट में जा सकता है, बोलो। लेकिन मसला ये है कि लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट निकालनी चाहे तो ये लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, ये तो बड़ी ही मुसीबत वाला लोन है जो हर रोज ही बैलेंस बदलता है। तो ऐसे लोन के ईयर में कितना कितना आउटस्टैंडिंग रहा, एक एवरेज बैलेंस निकालना पड़ता है। वो यूं कहा जाता है जैसे जी डे 1 के ऊपर लेट से ये 60 था, फिर डे 2 पे ये 50 हुआ, फिर ये 70 हो गया, फिर ये 40 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये ऐसे करते 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 पूरे साल का रेट लेते हैं, डिवाइड बाय प्लस कर लेते हैं उनको ना, जो जो बैलेंस था रहा डिवाइड बाय 365 करके एक एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके लिए निकाल के दिया जाता है, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है निकालना, ये पर्चे में आपको मिला करेगा। ये बात समझ आई है? ठीक है, ये बात नहीं समझ आई, ये बात नहीं समझ आई, किसको समझ नहीं आई, किसको क्या बात समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। यहां से मैंने ये कहा कि देखें आपको 1000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, क्या ये लाइबिलिटी है आप पे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक वो सारी अवेल नहीं की। अब आपने इसमें से अवेल करना शुरू किया तो ये रनिंग फाइनेंस बैलेंस है, ये हर रोज बदल रहा होता है। तो जो हम ऐसे ये काम किया करते थे जी, लोन की अमाउंट है 100 रुपए और लोन 9 महीने आउटस्टैंडिंग रहा और ये बन गई इतनी अमाउंट, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए करना? आप 1000 को ये कर सकते हैं 9/12 या 4/12? यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको सवाल में बैंक, और असल में बेटा आपसे बातें ना किया करें प्लीज, जब एक का सवाल चल रहा हो। बैंक और असल में प्रैक्टिकली भी आपको अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए ना ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज बैलेंस अगर चाहिए हो, ठीक है, तो वो बैंक ही आपको देता है। डेली वर्किंग होती है, डेली क्लोजिंग बैलेंस होता है, उस पर डेली रेट, डेली जो इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है, तो वो बैंक ही आपको देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फिगर को खुद निकालना जरा मुश्किल है कि आप जो है पूरे 365 दिन में हर दिन कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा ये निकाल लें, उसको डिवाइड करें 365 से और एक फिगर निकालें एवरेज की, तो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस सवाल आपको खुद बताया करेगा कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इवन प्रैक्टिकली भी आप बैंक से ही पूछते हैं तो पर्चे में बैठ कर तो बिल्कुल ही छोड़ दें कि आप ये खुद निकालेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको मिलेगा, जो जरूरी नहीं है कि 1000 ही हो, ठीक है, 1000 तक तो आप मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आप 1000 तक गए या नहीं गए ये फिर सवाल बताया करेगा। अब वो जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस सवाल देगा, वो सवाल क्या बता रहा है, वो लोन आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट आपको बता रहा है। जो सिंपल लोन में हम कैसे निकालते थे जी, लोन इतना है, सिंपल लोन इतना है, इतने महीने इतने दिन पहले आया था, इतने दिन बाद चला गया, तो इतने मंथ्स आउटस्टैंडिंग थे, तो लोन आउटस्टैंडिंग निकल आया। लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी बड़ी मुसीबत है, इसमें कोई लोन ऐसे इकट्ठा उन्होंने 1000 हमें दे नहीं दिया, उन्होंने एक लिमिट दे दिया। अब हम यूज कर रहे हैं, उसमें पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, वो बैलेंस हर रोज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम कैसे निकालें बैलेंस आउटस्टैंडिंग? तो वो बैंक आपको निकाल, वो सवाल आपको निकाल कर देगा, वैसे बैंक निकाल कर देता है, ठीक है। अब बात समझ आइए। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो एक जनरल लोन हुआ, क्योंकि ये फैसिलिटी जब बैंक हमें देता है तो हम ये नहीं कह रहे होते कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज करना है, बल्कि ये एक जनरल पर्पस फैसिलिटी है। आपने इन्वेंट्री खरीदी, पैसे यहां से दे दो, बिजली का बिल आ गया, पैसे यहां से दे दो, क्रेडिटर को पैसे यहां से दे, डेटर से पैसे आ गए, यहीं पे बस आना जाना यहीं पे लगा। एक जनरल पर्पस फैसिलिटी होती है, इसलिए सवाल चाहे मुंह से ना भी कहे इसको कि ये जनरल लोन है, ये सारी बात का मेरा सिर्फ इतनी सी बात निकलती है पर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सवाल अगर ना भी कहे मुंह से कि ये फाइनेंस, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो जनरल लोन है, अगर सवाल मुंह से ना भी कहे तो आपने तब भी इसको क्या करना है, हमेशा अज्यूम करना है, ये ऑलवेज अज्यूम्ड एज जनरल लोन, ठीक है जी, ओके, एज जनरल लोन। वरना पता है क्या है, वरना खामोशी के केस में ये उसूल है, अगर सवाल खामोश हो तो लोन को हमेशा क्या लेना होता है, स्पेसिफिक। अगर सवाल खामोश हो तो लोन हमेशा क्या अज्यूम किया करते हैं हम, स्पेसिफिक। लेकिन सिर्फ लिख देना रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, तो ये खामोश नहीं है सवाल, बल्कि ये चीख चीख के कह रहा है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है ये तो होता ही जनरल, ठीक है ना। इतनी लंबी बहस का मकसद सिर्फ ये था, वरना सवाल के अंदर तो सारा डाटा गिवन था, वो 1 मिनट में आपको करवा देना था। यहाँ तक को मसला, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आ गया तो काफी है, ठीक है ना, सही है। वैसे कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्या? अगर सवाल खामोश तो लोन को हमेशा स्पेसिफिक लोन अज्यूम करना है। मेरी राइटिंग में गंदा कह रहे हो आप लोग, ये नहीं समझ नहीं आ रही, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग, है गंदी फिर भी कहना नहीं है जी। अगर सवाल खामोश, अच्छा अगर सवाल खामोश हो नहीं लिखा हुआ सर, अगर सवाल खामोश हो तो लोन को हमेशा स्पेसिफिक अज्यूम करना, लेकिन
रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी लिखा हो तो फिर जनरल लोन, ठीक है। और ठीक है, चलो वापस आओ सवाल की तरफ, पता नहीं कहां चले गए आप लोग। एग्जिस्टिंग से ही पता लग रहा था कि ये जनरल लोन पहले से आ रहे हैं, हम स्पेसिफिकली इसको प्रोजेक्ट के लिए ले रहे थे, इससे भी काम चल जाता, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग के लफ्ज से भी काम चल जाना था। बहरहाल हम तो बहुत आगे निकल गया, समझ लिया सारा कुछ। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑफ SIL, running finance facility of 28 million from bank A, carrying markup of 13% annually payable, ठीक है ना। ये 13% एनुअल इंटरेस्ट रेट, पूरे साल का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अब ये 28 मिलियन क्या है, ये जी अभी मैक्सिमम लिमिट बताई है उन्होंने, 28 मिलियन बैंक ए की लिमिट है जो उन्होंने हमें दी हुई है। अब कितना कितना अवेल करते रहे साल पूरे में, कितना आउटस्टैंडिंग रहा लोन, ये हम नहीं बता सकते, ये सवाल बताया करेगा हमें। पॉसिबल ही नहीं है, सवाल खुद बैलेंस देगा, ये सवाल को खुद बैलेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है, द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 25 मिलियन, ठीक है। इधर देखो, अब लोन की अमाउंट हमें दी हुई नहीं है, लोन सॉरी लोन नंबर, लोन बैंक ए है तो ए लिख लेते हैं, ठीक है। लोन की अमाउंट हमें अवेलेबल, ना ही मंथ्स आउटस्टैंडिंग अवेलेबल हैं, हम तो लोन आउटस्टैंडिंग ढूंढने निकले थे, उसने खुद ही बता दिया। देखें हम क्या करते थे, वो मैंने कहां पे लिखा था, वो दो टाइप के जो लोन बताए थे, जनरल लोन की कैलकुलेशन बताए थे ना, ये मैंने कहा था कि ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने का तरीका है कि पूरे लोन पर पूरे साल का इंटरेस्ट रेट लगा के फिर मंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन लगा दो। या ये भी तरीका है, चुप करके सुने इधर, ये भी तरीका है कि आप लोन को ही मंथ से फ्रैक्शन लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करके लोन आउटस्टैंडिंग निकालें, फिर सालाना इंटरेस्ट रेट लगाओगे लेकिन फ्रैक्शन दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। और हमने इस अप्रोच पे चलना होता है इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इस अप्रोच पे चलना होता है, लोन आउटस्टैंडिंग निकालते हैं और रेट एनुअल लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हैं। ये लोन आउटस्टैंडिंग निकालते हैं, इंटरेस्ट, बातें नहीं करनी बेटा, आपका पूरा दिल है बात करने का, चुप करके बैठे प्लीज। लोन आउटस्टैंडिंग निकालते हैं और यहां पर ये एनुअल रेट लेते हैं, कौन सा रेट लेते हैं जी, एनुअल रेट, ठीक है जी। और फिर हमें इंटरेस्ट मिल जाता है एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब हम आते हैं तो हमें अमाउंट और मंथ आउटस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही क्या बता दिया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 25, ठीक हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो बता चुका है, 13% है, 13%। अब ये रेट कौन सा हमने यूज किया है, एनुअल, ठीक है। और अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा उसको फिर हमने फ्रैक्शन नहीं लगाना होता, ठीक है ना। हाँ बताओ, 3.25, ठीक है। चले नेक्स्ट, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25, अगेन फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन है। बेटा प्लीज नोट ना करें आप इस वक्त, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक जाएं। फ्रॉम बैंक बी, बैंक बी ने फैसिलिटी क्या दी हुई है, 25 मिलियन तक आप जा सकते हैं। द मार्कअप एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कितने मंथ्स बनते हैं जी, 9 मंथ्स। अच्छा, तो मार्कअप यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ही दे दिया उसने, एक्रूड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन। लोन बी के बारे में उसने 3 मिलियन बता दिया, भाई साथ साथ नोट ना करें प्लीज। और आगे कहता है एंड एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 20 मिलियन, ठीक है जी। और ये फिगर भी हमें बता दी उसने। अच्छा, अब वैसे अगर देखा जाए ना बच्चों, इधर देखें तो हमारी दोनों अवेलेबल फिगर्स अब कैलकुलेट हो चुकी हैं। 45 ये लोन आउटस्टैंडिंग लेते होते हैं हम, और हाँ लेकिन एक मसला है छोटा सा बच्चों, वो छोटा सा मसला क्या है, हमने लोन आउटस्टैंडिंग निकाला, उसके बाद पूरे साल का रेट लग के ये एक्सपेंस निकल आया, यानी जब लोन आउटस्टैंडिंग हो जाए तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को फ्रैक्शन नहीं लगाते। क्लियर है ये बात, नहीं बात समझ आई। जब लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लें तो फिर रेट लगाते हैं सालाना और इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन नहीं लगाते, ऐसा ही है। अब ये भी लोन आउटस्टैंडिंग ही है, बोलो ये लोन आउटस्टैंडिंग ही है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता पता नहीं कितना है, नहीं पता वो इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर हम यहां पर लगाते तो ये फ्रैक्शन लगाए बगैर इंटरेस्ट आता, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि उसने रेट मिसिंग कर दिया, और साथ ही क्या कह रहा है, ये जो 3 मिलियन है ये 9 का है। अब हम क्या कह रहे हैं, बात समझ आइए, ये देखो मार्कअप, ये क्या लिखा हुआ है, मार्कअप एग्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन। तो ये तो 9 महीने कंस्ट्रक्शन चली थी ना, तो ये मार्कअप तो सिर्फ 9 महीनों का है। अब मसला ये है कि अगर तो
अगर तो लोन आउटस्टैंडिंग ना लिया होता हमने तो फिर यहां पर भी हम इसको लेकर काम चला लेते, ओरिजिनल लोन रहता। लेकिन लोन आउटस्टैंडिंग आ रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 9/12 हुआ पड़ा है, वो 9/12 हुआ पड़ा है। हमें इसके ऊपर एतराज है। हम क्या कह रहे हैं कि आप जी इसके ऊपर फ्रैक्शन लगा नहीं सकते। इसके ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगा सकते तो फिर क्या करें, फिर कुछ इसको कुछ चेंज करें। कैसे चेंज करें जी? हम कहते हैं जी ये 3.0 जो है ये 9 मंथ्स का है, वो कह रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं इसको फ्रैक्शन 9/12 किया होता ना उन्होंने। बोलो, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब यहां पे 9/12 नहीं कर सकते, वो पहले कर लिया होता जो हमने कर लिया होता है। फिर जो एनुअल रेट दिया होता है हमेशा वो एनुअल रेट ही हम यूज करके फिर जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसको फ्रैक्शन दोबारा नहीं लगाते। लेकिन ये 9 महीने का इंटरेस्ट है, वो कह रहा है, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इसको 9 पर आपने नहीं रखना, ये 9 पर पड़ा है, इसको 12 पे ले जाएं। तो ये बनता है, देख लें जरा कैलकुलेटर पे कर लेना बेटा, 3/9 इंटू 12। ये 2 पॉइंट वालों की मुझे समझ नहीं आई। तो भाई यहाँ पर 3 मिलियन लेने की बजाय 4 मिलियन लेना था, ठीक है, और यहाँ पर 6.25 की बजाय 7.25 लेना था। बस ये एक छोटा सा कैच था, इधर देखें ये। अच्छा, अब जिससे ये कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, समझ नहीं आया होगा पर्चे में, उसके 18 में से सिर्फ 5 नंबर आए होंगे या 4 आए होंगे, वो फेल हो गया होगा, है ना? क्योंकि आपको ये बात समझना है, मसला तो वही होता है, बस सारे मार्क्स उसी के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने ये सही नहीं निकाला होगा उसने ये तो सही लिखा होगा, ये तो सही लिखा होगा, ये तो सही लिखा होगा, फिर यहाँ पे उसने 6.25 डिवाइड 45 तो किया होगा। तो यार एक आधा नंबर ही कटेगा, 1 या 1.5 नंबर कट जाएगा, इससे ज्यादा 18 नंबर में से आपके नंबर नहीं कट सकते, अगर ये समझ में आए तो। बहरहाल अब तो क्लास में कर रहे थे तो समझ लिया जी। 4 दोबारा समझा दें, अरे ना कहो सहबारा 4 समझा दें, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि जब लोन आउटस्टैंडिंग निकालते हैं तो एनुअल रेट लगा के जो इंटरेस्ट निकलता है उसको हमने फ्रैक्शन कभी नहीं लगाया। ऐसा ही है, ऊपर भी ऐसे ही किया कि लोन आउटस्टैंडिंग था, 13% एनुअल इंटरेस्ट रेट था, लगा के 3.25 किया, तो 9/12 किया हमने। असल में ना जनरल लोन का हम एक एवरेज रेट पूरे साल का निकालते हैं, क्योंकि जनरल लोन को जो हमने, इधर देखो प्रोजेक्ट में, सब अहम बात कर रहा हूं, सबसे अहम बात, हमने जो जनरल लोन को प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है ना, वो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किस दिन से हुआ और कब तक रुकना है वो हम यहां कर रहे होते हैं, 6/12 4/12। ये ताल्लुक कोई नहीं है उसके साथ, एवरेज रेट निकालने के साथ। तो एवरेज रेट निकालते हुए हमने कंस्ट्रक्शन पीरियड को नहीं देखना होता। ये बात समझ आई है? एवरेज रेट यहां पर जो हमने कंस्ट्रक्शन में जनरल लोन यूज किया, किस दिन से यूज किया, किस दिन रोकना है, वो सारी कहानी ये पड़ी है। ये अमाउंट यूज हुई, किस दिन से यूज होना शुरू हुई और 31 मई पे रुक गई तो इतने महीने बनते हैं, ये काम हमने यहां किया हुआ है। ये तो वो एवरेज रेट है जो जनरल लोन्स का हमारे इस बिजनेस के अंदर बनता है सारों का, जिसको हमने यूज करना है यहां पे। तो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ क्यों आ रहे हैं आप? फिर तो मैंने आपको ये सिखाया था, अब थोड़ा समझ आ गया होगा वैसे, बहरहाल, कि लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लिया, अब एनुअल रेट लगा के इंटरेस्ट निकालना है, इसको 9/12 नहीं करने लग जाना, ठीक है। तो यहां पे क्या था, लोन आउटस्टैंडिंग था, ये निकल आया था। अब इंटरेस्ट रेट उसने दिया नहीं था, और जो इंटरेस्ट दिया वो 9 महीने का दे दिया। हमने कहा भाई हमें पूरे साल का एवरेज रेट चाहिए होता है, हम 9 महीने का एवरेज रेट निकालते, जो मंथ्स हैं वो हम खुद कर लेते होते हैं यहाँ पे, 6/12 4/12 वगैरह, ठीक है। तो ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट था ये 9 मंथ्स का था, हमें इस पर एतराज था, ये तो 9 मंथ्स का है, ठीक है, और हम इसको लेकर जाना चाहते हैं 12 मंथ्स के ऊपर, ताकि पूरे साल का इंटरेस्ट आए और पूरे साल का एवरेज रेट निकले जनरल लोन का। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई बाय 12 किया, डिवाइड बाय 9 करके, तो ये आ गया 4 मंथ्स का, ओह 12 मंथ्स का, 4 तो आया है, 12 मंथ्स का आ गया, ठीक है, सही। या 5वीं बार फिर समझाऊंगा, ये असल में वो बात मेरे ख्याल में मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, वो शायद आपको कंफ्यूज कर रही थी। कंस्ट्रक्शन पीरियड वगैरह को यहां देखना है हमने, एवरेज रेट निकालना है, जो साल में जितने भी लोन्स हमारे पास पड़े थे उनको इकट्ठा करके एवरेज रेट निकालने के, जी ये है वो रेट जिस पर आपने जनरल लोन को अगर यूज किया तो कैपिटलाइज करना है। फिर यूज करते हुए हम अपने हिसाब से वहां फ्रैक्शन लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन को वहां देखना है, इस दिन शुरू हुई इस दिन रुक गई, वो सारा कुछ वहां पे देखेंगे, ठीक है। एवरेज रेट निकालते हुए नहीं देखना, क्लियर है? सही है? फिलहाल है सस्पेंस इस सवाल में? नहीं है ना, आने दो जी, वैसे गुड क्वेश्चन टेस्ट के लिए। अच्छा जी, अब ये दोनों फिगर्स हमारी निकल चुकी हैं, हमने यहां पर निकालना था एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट या इंटरेस्ट रेट। तो 7.25 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.11%, ठीक है जी। ये जी 16.11, 16 पॉइंट, तुम्हारे तो बस इंतजार था भाई, वर्किंग नंबर 2, ठीक है, वर्किंग 2 में ही हमने निकाल लिया जी। बताएं जी आंसर, दोनों का इकट्ठा 1.627 और ग्रैंड टोटल 3.664 जी। इधर देखें आप, नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट भी निकालनी है,
10 15 12 9 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 जमा 15 जमा 12 जमा 9 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। क्या चीज बेटा, ये पेमेंट नहीं हुई इस पीरियड में कि हमारे पास आ जाए, लेकिन बिल्डिंग तो बन गई थी ना कि आपने ये 9 मिलियन की बिल्डिंग बना ली है। मिसाल के तौर पे अगर 31 मई तक पेमेंट नहीं की तो आप बिल्डिंग कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। मैंने कब यहां पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन पेमेंट से, तो पहले दिन से मैं इसीलिए कॉस्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अभी तो पैसे पे हो गए हैं, आगे सवाल करेंगे इंशाल्लाह, कल परसों 2 दिन रखे हुए इसीलिए रखे हुए हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं भी देंगे, वो बिल दे जाएगा तो हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे वो। ठीक है, 46 मैथ फी आ गई, कंसल्टेंट फी कोई नहीं, और 3.664 ये बन गया 664। ये भाई एडिशनल रिक्वायरमेंट थी आपको सवाल में, उसने उस आपने मांगा सवाल में बस यहां तक, तो सोल्यूशन में यहां तक नजर आएगा आपको, जाके चेक कर ले। 3.66 आई थिंक, अगर आप पावर में कर रहे थे 3664 आएगा 3664। ठीक है जी, तो ये लेवल का सवाल है, इस लेवल का कोई और सवाल नहीं है। इवन 7 भी जो आपने होमवर्क में करना है उसका भी वो लेवल नहीं है जिसका लेवल है, उसकी वजह सिर्फ ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी कितनी को इंप्लीकेशन थी, ये 0.5 या 1 मार्क निकल जाएगा, क्योंकि आपने देखा सिर्फ ये रेट गलत होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपने सही लिखी होंगी, तो वो मार्क्स आपको देता रहता है। ठीक है ना, तो ये 18 नंबर के सवाल में से सिर्फ रेट सही ना निकालने वाले, जिसको वो 3 या 4 की समझ नहीं आई थी, उसका 1 नंबर कट जाएगा, इससे ज्यादा नहीं कट सकता। बाकी सब कुछ आपका ही है इस सवाल में। हाँ, जूम आउट करता हूं, पहले सुन ले जरा, इधर देखें जरा भाई, सब बच्चे इधर देखें, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनके लिए ये कह रहा हूं कि पहले आमिर भाई 10 सेकंड तकरीबन यहां लगाएं, और उसके बाद फिर इधर देखें आमिर भाई, यहां तक इधर ये वाली डब्बे को ले लेना है, 10 सेकंड इधर लगा लें। ये पुरानी बुक वाले बच्चों को सोल्यूशन ये वाला चेंज करके लिख लेना है अपने पास, बाकी नए वालों ने तो बुक में भी यही है और नोट भी कर लिया, ले आए तो 10 सेकंड हो गए। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, उसमें क्या है, कोई नई चीज तो नहीं है, और उसके बाद फिर मैंने वो इंपेयरमेंट वाला एक सवाल डिस्कस करना है, फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, तस्वीरों वाले जल्दी से तस्वीरें बना लें। डन जी, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग ईयर एंड 30 जून 10 एंड 11। लो जी, 30 जून 10 भी और 11 भी, 2 साल की उसने मांग ली रिक्वायरमेंट हमसे। तो 1 जुलाई 9 को सवाल शुरू होकर 30 जून 10 से पहला साल खत्म करेगा और 30 जून 11 में दूसरा साल। सुन लें, होमवर्क में करना है सवाल, और देखें जरा इसको पढ़ के कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है अब जो हमें ना आती हो, पता लगे ना। स्पेन वाला सवाल करने के बाद हम किस लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, ऑन यकम मार्च 10 Granite Corporation started construction of a new plant to meet growing demand of its products. The new plant was completed at a cost of 100 million on 31 मई 11। यकम मार्च यहां कहीं पे 10 पे शुरू होकर ये प्रोजेक्ट 31 मई पर खत्म होना है। ठीक है, तो ये 1 साल में भी चल रहा है, पहले साल तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, दूसरे साल के एंड पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमने अलग अलग तो देखा ही हुआ सवालों को, पावर इंडस्ट्रीज में हम वर्क इन प्रोग्रेस भी था और फिर बाकी सवालों में कंप्लीट हो भी जाता है। बस आप ये देखना है कि जो पिछले साल क्लोजिंग बने वो अगले साल ओपनिंग बनाना होगा, किस चीज की कॉस्ट को, वो बिल्डिंग की जो कॉस्ट चल रही है उसको तो लेके आना होगा ना आगे। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से देखना, करवाऊंगा तो ये सवाल भी जाहिर है, लेकिन अब आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। इसकी मुश्किल बात सिर्फ यही है कि 2 साल। अच्छा, आप करोगे कैसे? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग है ना, ये आपने 2 दफा अलग अलग ओपन करनी है। ठीक है, अलग अलग ओपन करनी है। पहले एक सफे पे आपने लिखना है बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज एज ऑन 30 जून 2010, और अगले सफे पे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज एज ऑन 30 जून 2011, अलग अलग करनी है। ठीक है, बाकी उसूल वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिसीट पेमेंट के अंदर आपने जब 1 साल एंड और दूसरे साल के आगे जा रहे हो तो दरमियान में ईयर एंड नहीं आना है, उस पर आपने हर चीज को रोक देना है, और फिर जब अगला साल शुरू होगा तो वहां से फिर अगले साल के शुरू से शुरू करना है। ठीक है, 2-3 चीजों का ख्याल रखना है जो आपसे गलत होंगी, कल इंशाल्लाह जब सवाल मैं करवाऊंगा तो वो मसले भी हल हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। GC फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। अब यहां से पैसा इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट में। ऑन यकम मार्च 10 7 ईयर लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। स्पेसिफिक लोन है, बोलो। अच्छा, 13% पेएबल सेमी एनुअली है। अरेंजमेंट फी है, वही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आ गए। 2 इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ कंप्राइजिंग 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28 फरवरी। अब चूंकि
क्योंकि पूरा 2 साल तक प्रोजेक्ट चलना है ना, तो 2 किस्तें नजर आ रही हैं इसमें पे होती है, ठीक है। अच्छा, तो इतना मसला नहीं होगा, ये काम देख लिया अब हमने, ओके। बस 2 साल, इस सवाल की मुश्किल क्या है, 2 साल। नेक्स्ट, लो भाई जिंदगी आसान, जीसी ऑल्सो हैड अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 मिलियन, इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कैरिंग अप ऑफ % पर एनम, अब जिंदगी में सुकून इसलिए है कि एक अकेला लोन ही है, अकेला लोन है तो फिर कौन सी एवरेज लेनी, बस ये निकली हुई है, तो आपकी वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली एवरेज वाली कैलकुलेशन भी आपको करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ आइए बात। अच्छा, एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी, कहते हैं जो स्पेसिफिक लोन से पैसे पूरे ना हो तो इस जनरल लोन से हमने पे किए हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 14%, निकाल, आसानी है, उल्टा मुश्किल नहीं। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्ट 8%, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर वर्क 25 65 10 डेट्स आ गई, ठीक है, तो सही है। और द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड, पूरा 1 महीना सस्पेंडेड रहा। द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स, मैंने बताया था आपको, बिल्डिंग बन रही है, स्मॉग आ गई, भट्टे बंद हो गए, ईंटें नहीं आ रही, महीना काम बंद रहा, नॉन रूटीन है, ये नॉन रूटीन है। 7 वाली बिल्डिंग गर्मी में बनने वाली, ये कभी नहीं कह सकती कि 7 वाली बिल्डिंग जो सर्दियों में बनी थी इसमें 1 महीना काम रुका रहा था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईंटें, तो मुझे भी 1 महीना काम मेरा रोकोगे तब मैं बनूंगी, वरना मैंने नहीं बनना। क्या ऐसा कोई ऐलान करती है बिल्डिंग? नहीं। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक नॉन रूटीन सस्पेंशन है, नॉन रूटीन सस्पेंशन है, तो बटों में फासला और मंथ्स में। लेकिन चूंकि ये 2 साल वाला सवाल है ना, तो सिर्फ ये देख लेना कि कहां पे, तो ये 1 फरवरी 11 से 28 फरवरी तक, कि ये मैंने यहाँ पे लाइन पिछली क्लास में, यहाँ कहीं ये वाला महीना बनता है, ठीक है ना, ये महीना बनता है एक सस्पेंशन का, तो इसलिए पहले साल में आपने बटे बुटों में फासले लगाने, मंथ्स नहीं लिखने, टाइम जाया नहीं करना, दूसरे साल की में कर लेना, ठीक है। सवाल खत्म भी हो गया, इतनी सी तो बात थी, ठीक है। एक तो ये आपका होमवर्क हो चुका है अब, और एक 8 आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल नया नकोर सवाल है, मेरा दिल तो था एक और सवाल भी होमवर्क, लेकिन बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है, अच्छे बच्चे नहीं है वो। असेसमेंट पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा? आसान था। 1 और 2 आपका होमवर्क है, लाजमी करके आना है, मैं इनको कल डिस्कस भी करूंगा, मैं 3 डिस्कस करने जा रहा हूं, बल्कि 3 भी होमवर्क में है। क्वेश्चन पेपर मिल जाता है अभी, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं है भाई, साकिब को बुलाएं, इस क्लास में क्यों नहीं है, पीछे पड़े, किस किस के पास नहीं है, माशाल्लाह, बुलाएं जी उनको कि वो बांटे, कहां पे है, साकिब को बुलाएं जल्दी से। अच्छा जी, चलें, तब तक यहाँ तो देखें ना बच्चों, पहले 3 सवाल मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन लाजमी करके आइएगा, इनमें मुझे लगता है टेक्निकल सवाल सिर्फ यही था, निंजा वाला हो गया था। अच्छा, ये ना इंट्रो के अंदर किसी जमाने में 3-4 टाइम 5 टाइम पहले पास पेपर में आया था, ठीक है ना, तो असेसमेंट दी थी आप लोगों ने, बेटा चुप करें, किस लिए बोल रहे हैं आप मास्क मुंह पे लगा के, फिर आप थोड़ी बार कहना जरा दोबारा समझाएं, फिर मैंने कोई नहीं समझाना, आप 1 हफ्ते तक आपको दोबारा कोई बात नहीं समझानी मैंने। और भी जो ऐसे करेगा, पर्चे दे भाई, पर्चे दे बच्चों को, वो यहाँ पे जो खुद नहीं कहोगे तो इन्होंने कुछ नहीं करना होता, कुछ करने वाले होते तो मैं इतना तंग होता है इनके साथ, इतना खपता मैं। अच्छा जी बच्चों, असेसमेंट कितने बच्चों ने नहीं दी हुई, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, पेपर ले लें, वो भी उनके पास ही मौका है। 1 2 3 ये आप लोगों ने ट्राई करके आने हैं, मैं 4 सबसे पहले करवाने लगूंगा, मेरे हिसाब से 4 सबसे ज्यादा टेक्निकल 4 ही था इनमें, ठीक है। यार पर्चा है ना, क्या करी जा रहे हो बेटा, ये डिस्टर्बेंस, अब साकिब आपने ये पर्चा क्यों नहीं दिया यार, देखो ये 5-7 मिनट जाया हो रहे, ठीक है ले जाए वापस, पीछे ले जाए, छोड़ दें भाई, नहीं देना मैंने मना किया उसको। आप क्या डॉन हो यहाँ पे, आपने असेसमेंट दी है, आप अपना रोल नंबर लिख के दिखाओ, इसकी अटेंडेंस चेक करो भाई, इसने अगर असेसमेंट ना दी हुई तो फिर खैर नहीं है इसकी। अच्छा जी, सब देख ले सवाल को, जाते हुए टेस्ट उठा लीजिएगा, ठीक है। ऑन यकम मार्च, सवाल तो सामने मौजूद है, ऑन यकम मार्च 17 जमींदार लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर 130 मिलियन। आपका भी कोई सवाल अगले 1 हफ्ते जवाब नहीं आएगा मेरी तरफ से, आप पे भी पाबंदी है, ठीक है जी। 2 हो गए बच्चे जो नहीं बोलना बंद करेंगे, बेटा आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब इंपेयरमेंट लॉस चेक करना है तो उसके लिए आपको पता है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ता है, इज इट सो? बोलो, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो ये काम आप कर लें, ये जो मैं आपको समझा रहा था कि आप रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लिया करें, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों कंपैरिजन से निकलता है इंपेयरमेंट लॉस या नहीं भी होता, टेस्ट लगाते हैं तो ये दोनों चीजें निकालते हैं। अब बुक वैल्यू 31 दिसंबर 21 पे निकालेंगे, और रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू कॉस्ट और वैल्यू यूज में से हायर निकालेंगे,
तो ये जब आपने फॉर्मेट बना लिया ना मेन, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझ नहीं भी आ रही होंगी, तो आप कुछ ना कुछ उनका करके आप पासिंग मार्क्स इसमें से भी ले उड़ोगे। तो लाजमी जो काम समझ में आए वो करते जाना है। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा या नहीं आएगा। कंप्लीट तो सवाल पिछली क्लास में ये नहीं हुआ, मतलब कि बस सारी डिस्कशन कर ली थी मैंने, लेकिन जिसको कहते हैं ना आंसर निकल आया सामने, वो नहीं आया था। तो जाहिर है आप घर पे जब करेंगे सवाल को आज जाके दोबारा, तो कल तक फिर मैं भी सवाल का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज जरा स्पिन इंडस्ट्रीज में थोड़ा स्पिन हो रहे थे ना आप लोग, इसलिए थोड़ा टाइम जरा ज्यादा उधर लग गया। ठीक है। अच्छा, ऑन यकम मार्च 17 जमींदार लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटो प्लांट फॉर 130 मिलियन। द कमीशनिंग ऑफ प्लांट वाज कंप्लीट ऑन यकम जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। कमीशनिंग कहते हैं जी इंस्टॉलेशन वगैरह, ठीक है, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा। ओके। अच्छा, तो अब चाहे यकम मार्च 17 को ये आया था प्लांट, लेकिन प्लांट की कमीशनिंग कब कंप्लीट हुई है? यकम फरवरी 18 पे। तो हमारे लिए तो एसेट यकम जनवरी 18 से ही अवेलेबल फॉर यूज होगा ना। उसके बाद इसकी कॉस्ट 130 मिलियन थी और 10 मिलियन इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो हमारे लिए तो ये 140 का ही होगा ना, बोलो। अच्छा चलो, अब यकम जनवरी 18 पर कॉस्ट 130 जमा 10 140। ठीक है। और डेप्रिसिएशन मेथड कह रहे हैं जी, पहले कहते हैं जी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्लांट इज 12 साल एंड यूजफुल लाइफ इज 8 साल। अगर हमें ये यूज करनी पड़ती तो कौन सी वाली करते हैं ये पता है? इकोनॉमिक लाइफ को तो हम कोई नहीं ना यूज करते होते, यूज करते हैं तो यूजफुल लाइफ को। लेकिन उसने क्या कहा, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। उसने जब रेट दे दिया है तो फिर इस लाइफ को हमने क्या करना, हमने 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन करनी है 140 इंटू 20%। आंसर इज 28। बुक वैल्यू बता के कैलकुलेटर बाहर हो, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नोट नहीं करना, ये समझना है। नोट करने पे जोर लगाया, घर पे जाके 2 मिनट में सवाल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। सिर्फ डिस्कशन सुनो और कैलकुलेशन करो जी। 112। अब 31 दिसंबर 19 आएगा तो डेप्रीसिएशन रेट लगेगा 112 पर। भाई कैलकुलेटर पे करते जाओ, 22 कर लो, पर्चे के अंदर मत लिखना ये बार बार वर्किंग जी। 90 आ गया। फिर 31 दिसंबर 20 आया, डेप्रीसिएशन बताओ 18, बुक वैल्यू बताओ 72। उसके बाद 31 दिसंबर 21 आया, डेप्रीसिएशन 4.4 क्यों बता रहे हो, और 58। ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 21 की जो ढूंढने निकले हुए थे। ऐसा ही है। अब आज डिटेल वर्किंग क्यों करना पड़ी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। ऐसे इसका एक शॉर्टकट होता है जो पीआरसी के उस्तादों ने आपको सिखाया होगा, बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं बिल्कुल भी फिलहाल। अच्छा, अब ये आ गई बुक वैल्यू हमारे पास, 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू 58 आ गई। रिकवरेबल अमाउंट निकालने चलते हैं। अब आई कहता है द प्लांट इज बीइंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट। जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसकी डिमांड कम हो रही है, तो हमने कहा सोचा चलो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लेते हैं। An impairment test was carried out on 31 December 21. Following information has been gathered for impairment test of the plant. The current selling price of similar plant in local market is 50 million. The present decommissioning, इसको कहते हैं डी इंस्टॉलेशन या डिसमेंटलिंग। आपको मैंने बताया था बचपन में ये बताया था कि अगर आप एसेट को रिमूव करने की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो वो कॉस्ट टू सेल होती है। तो डिसमेंटलिंग या डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट टू सेल होती है, सिंपल। तो 50 रुपए माइनस 2 रुपए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट लानी थी 48। अच्छा, अब जी तो मैंने उस वक्त भी ये जवाब दिया था कि अगर स्टार्ट में खड़े होकर आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट बताएगा तो वो आपने ऐसे ही कॉस्ट में ऐड कर देनी है। लेकिन अगर बीच में जाके वो कह दे कि जैसे परेशान करने की उसने कहा कि जी इस दिन खड़े होकर अगर ये एसेट की कॉस्ट फेयर वैल्यू ये और इसको आज उखाड़ने के पैसे इतने लगने हैं, तो ये वो इनिशियल एस्टीमेट नहीं है जो आप जो स्टार्ट में खड़े होकर ऐड करते हैं, ये सिंपल कॉस्ट टू सेल ही है। ठीक है ना। हाँ, अगर वो कहता स्टार्ट में खड़े होकर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट की जो बनती है एंड पे लाइफ के उसका आज का एस्टीमेट ये है, तो हम कॉस्ट में ऐड कर देते। लेकिन ये वैसी बात नहीं है। वो कह रहा है 3-4 साल गुजरने के बाद आज अगर इस एसेट की फेयर वैल्यू इतनी है और इसको डिसमेंटल करने के पैसे इतने लगेंगे, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाला वो कॉस्ट टू सेल बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको इधर ऐड नहीं किया, यहाँ पे नहीं करना। ये बात याद रखना, रेजिडुअल वैल्यू हो फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन या डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो, जैसे इस बच्चे ने सवाल पूछा, ये आप एसिडी कॉस्ट में से पहली बात डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करते हो या रेजिडुअल वैल्यू को फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। ये सिर्फ तब करना अगर लाइफ के पहले दिन खड़े होकर ये दोनों चीजें बता रहा हो आपको।
ठीक है ना। लाइफ के पहले खड़े होकर कहे डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड पे या उसकी फेयर करंट वैल्यू आज इतनी है तो उसको एसेट कॉस्ट में ऐड कर देना। लाइफ के पहले खड़े होकर कहे इसकी रेजर्व वैल्यू लाइफ के एंड पर इतनी है तो उसको डेफिसिट पर्पस के लिए कॉस्ट में से माइनस कर लेना स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कहीं हो तो फिर उनको यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब किसी बच्चे ने इसको -2 नहीं किया तो बेटा कोई बात नहीं है, उसके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन 50 तो उसने सही लिखा। फिर यहां से जब दो कंपेयर करके हायर उठाया, ये कॉन्सेप्ट है, इसके अपने मार्क्स होंगे, चाहे डिसीजन गलत भी होगा उसकी वजह से, लेकिन हायर उठाकर इधर लिखा उसके अपने मार्क्स होंगे। फिर उसको कंपेयर करके आगे नंबर लेके उसके अपने मार्क्स होंगे। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते हैं भाई, ठीक है। समझ लें इसको जितना जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट, द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ लाइफ इज 4 मिलियन। वो जो वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन के लिए कैश फ्लोज लिखते हैं उसमें एंड पे, साल के एंड पे इसको रखना था, ठीक है। ये एक चीज थोड़ा सा परेशान कर गई होगी आपको, हालांकि मैंने बताया हुआ था कि अगर आपको रेट दिया हो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स तो कौन सा लोगे, प्री टैक्स। फिर मैंने कहा था अगर आपको रेट दिया हो इंडस्ट्री अनयूजुअल दिया हो तो इग्नोर करना है। फिर अगर इंडस्ट्री का गिवन हो और बिजनेस का गिवन हो तो किसको लोगे, बिजनेस को। फिर मैंने साथ ही एक बात की थी, और अगर एसेट स्पेसिफिक दे दे तो उसको ले लेना है। यहाँ पे एसेट स्पेसिफिक रेट गिवन है, वो क्या कह रहा है, मार्केट रेट कितना है, मार्केट रेट है 8%, however an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such plant। ऐसे प्लांट के लिए 8% की बजाय, मार्केट रेट की बजाय 2% एडिशनल लगेगा। तो डिस्काउंट रेट जो यूज करना था आपने वो 10% करना था ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क। वो बहरहाल मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया हुआ था कि अगर 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 एसेट स्पेसिफिक हो जाए तो आपने फिर वही रेट यूज करना होता है, फिर आप मार्केट रेट को छोड़ देते हैं। अब आपके अपने एसेट का एग्जैक्ट रेट बता दिया ना उसने, मार्केट में 8% होता होगा पर इस प्लांट के हिसाब से 10% ही है, ठीक है ना। तो 10% यूज करना है आपने जब वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है उसमें। आज जूनियर अकाउंटेंट हैज रंग लगाए हैं उसने, जूनियर अकाउंटेंट हैज रंग लगाए फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज और नेट कैश इनफ्लोज। शहजादे ने निकाल के दे दी वैल्यू इन यूज के लिए, नेट कैश इनफ्लोज, इनफ्लाउज 11 7 3 1, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मसले थे। अब जुबानी सुनो और घर जाने की तैयारी करो, ठीक है ना। ये भी होमवर्क है, होमवर्क ज्यादा हो गया। एक कल वाला उधार है, 8वां सवाल जो है वो 10 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं, इसलिए ये टेस्ट के सवालों में सबसे पहले ये करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन 1, दूसरा एमसीक्यू वाला और तीसरा निंजा वाला ट्राई करके ना मैं करवाऊंगा। अब सुनो इधर, रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड फॉलोइंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज आउटफ्लो इन ईच ईयर। पागल, तुमने डेप्रिसिएशन को लिया है, वो तो नहीं लेते। अब उसने नेट इनफ्लो निकालते निकालते इसको लेस कर दिया था, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को, और ये निकलेगी कहां से, इसी वर्किंग को आगे कंटिन्यू कर दो। हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 4-5 साल की, ठीक है, समझे। अच्छा, फिर वो कहता है और तो और टैक्स पेमेंट ऑफ 2 मिलियन फॉर ईच ईयर भी आउटफ्लो ले लिया। हमने कहा शर्म आनी चाहिए तुझे, माइनस नहीं करना था, इसको भी ऐड कर दो 2 और एक इन्वेंट्री बेची है जो प्लांट पिछले साल में बना चुका था। अब फ्यूचर कैश फ्लोज में आपने इसको भी नहीं लेना था, तो इन फ्लोज में जब गलत चीज ले लिया तो उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो इन्वेंट्री की सेल। इससे आपके पास सही वाले कैश फ्लोज आने थे, और एट द रेट ऑफ 10% आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, और वैल्यू ऑन यूज निकाल के इस सवाल में से जो है वो इंपेयरमेंट लॉस। बेटा कोई बात नहीं, सवाल मैंने बता दिया ना, आप ट्राई करोगे, घर जाके कल करवाऊंगा सोल्यूशन, जब तक पूरा ना हो। ये सोल्यूशन टीए के पास भी नहीं है, इसलिए जब पूरा होगा तो फिर उसको भी पहुंचेगा ना, करना है सवाल हमने। ओके, अल्लाह हाफिज।